जीवन में कई बार ऐसा पल आता है जब हमारे लक्ष्य की प्राप्ति के समय एक बार ऐसा हमें महसूस होता है कि नहीं, अब नहीं होगा, अब बहुत हो गया, अब मैं नहीं कर पाऊंगा। यकीन मानिए वो ही समय हमारे जीवन का मैं मानती हूँ कि हमारी मंजिल का आखिरी पड़ाव होता है और उसी पड़ाव में हम गिव अप कर देते हैं। सो ये हमारे जीवन की सबसे बड़ी अनसक्सेसफुल होने की सबसे बड़ा रीज़न मैं इसको कह सकती हूँ। तो आप लोगों से भी मेरी यही रिक्वेस्ट है, लाइफ में कोई भी अपॉर्चुनिटी आपके सामने जब आती है और कई सारे हर्डल्स जब आप फेस करते हैं तो उस टाइम आप गिव अप ना करें, क्योंकि उस समय ही आपकी मैं मान सकती हूँ उस अपॉर्चुनिटी को गेन करने की सबसे बड़ी हम ये कह सकते हैं अचीवमेंट का टाइम होता है। और उसी टाइम जब आप गिव अप कर देते हैं तो लाइफ में सिर्फ और सिर्फ एक रिग्रेट रह जाता है, एक अफसोस रह जाता है। तो ये कोशिश कीजिए जीवन के हर लक्ष्य की प्राप्ति में जब तक आपको लक्ष्य नहीं मिल जाता आप गिव अप मत कीजिए। सो वेलकम एवरीवन, मैं आरती आपका स्वागत करती हूँ हमारे ऑनलाइन स्कूल इंडिया फैमिली में। आई होप मेरी सारी जो बातें मैं आप लोगों से स्टार्टिंग में शेयर करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी और आप उससे काफ़ी कुछ सीख भी रहे होंगे और उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की भी कोशिश कर रहे होंगे। सो आज हम बात करेंगे हमारे चैप्टर 11 की। 11 चैप्टर हमारा ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा ही चैप्टर है। काफ़ी चीज़ें हमने अच्छे से डिस्कस भी कर ली हैं। वायुमंडल में जो जल है, जल की उपयोगिता और जल की उपस्थिति कैसे होती है, हमने पॉइंट्स के साथ बहुत अच्छे से कवर किया था। वाष्पीकरण कैसे होता है, संघनन की अवस्थाएँ कैसे होती है, संतृप्त विलयन क्या होता है, आयतन की अवस्था कैसे बनती है, ये सारी चीज़ें हमने बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कर ली थी। सो हम आगे बढ़ेंगे कुछ पॉइंट्स की तरफ। हमने कल वर्षन की बात की थी। सबसे पहले जब हमने देखा था संघनन की क्रियाओं को, तो संघनन की घटनाओं के बाद 4 चीज़ें होती हैं, जिसमें सबसे पहली चीज़ रहती है ओस, दूसरा आपका रहता है कोहरा या कुहासा जिसे आप कहते हैं, तीसरी आपकी जो चौथा स्टेप रहता है वो बादलों के निर्माण का रहता है और तीसरी स्टेप जो थी आपकी वो तुषार की थी। और इन्हीं अवस्थाओं के साथ जब हम आगे बढ़ते हैं तो इस पॉइंट्स में हम डिस्कस करेंगे वर्षन की। देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसमें हमें काफ़ी कॉन्सेप्ट्स को डिटेल से समझना पड़ता है और कुछ चीज़ें आप जब उसको कवर अप कर लेते हैं तो बाकी की चीज़ें आपके लिए आसान हो जाती है। हमने जब लास्ट बात की थी हमारे बादलों की, उसमें हमने देखा था कि बादल कितने प्रकार के होते हैं, पक्षाप, कपासी, स्तरी मेघ और ये जितने भी वर्षा मेघ, ये सारे हमने अच्छे से पढ़े थे। आज हम बात करेंगे वर्षा के प्रकार की। वर्षा जब होती है तो बादलों से ही होती है। जल का हमने जब अध्ययन किया था कि जल चक्र जो होता है हमारा, धरातल का जल ही वापस वायुमंडल में जाकर पुनः जब हमारी पृथ्वी पर आ जाता है तो ये पूरा कंप्लीट जो सर्किलीय अवस्थाएं जो बनती है ये हमारी जल चक्र कहलाती है। इसमें कई सारी चीज़ें इसमें रोल प्ले करती है, कई सारी हम ये कह सकते हैं क्रिया प्रतिक्रियाओं की भूमिका रहती है। तो इसमें जो अंतिम प्रक्रिया या प्रोसेस जो होता है वो बादलों का निर्माण है और उन्हीं बादलों से क्या होता है, वर्षा होता है। तो वर्षा के प्रकार कितने हैं? उत्पत्ति के आधार पर वर्षा को 3 प्रमुख भागों में बांटा गया है। सबसे पहली है संवहनीय वर्षा, दूसरी है आपकी पर्वतीय वर्षा और तीसरी है चक्रवर्तीय वर्षा या जिन्हें हम फ्रंटल भी कहते हैं। तो इन तीनों को हम डिटेल से पढ़ेंगे। और देखिए आपके एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे पुटअप होते हैं। एग्जाम में सिंपल सा पूछा जाता है कि वर्षा के प्रकार को आप समझाइए। तो वर्षा के प्रकार को आप तभी समझा सकते हैं जिसमें आपके कुछ कॉन्सेप्ट होंगे। तो उत्पत्ति के आधार पर आप वर्षा को 3 प्रमुख भागों में बांट सकते हैं, संवहनीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा और चक्रवर्ती वर्षा। संवहनीय वर्षा क्या होती है? जब हवा गर्म हो जाती है तो हल्की होकर क्या करती है, वो संवहन धाराओं के रूप में ऊपर उड़ती है। ये चीज़ हम पहले ही समझ चुके हैं। संवहन की अवस्था कब होती है? जब हवाएं जहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा होगा और वायुदाब कम बनेगा तो उस कम एयर प्रेशर की वजह से हवाएं क्या होगी, हल्की हो जाएगी। और हल्की हवाएं हमेशा क्या करती है, ऊपर उठती है और ये अवस्था क्या कहलाती है, संवहन की धाराओं की अवस्था कहलाती है। तो हवा गर्म होकर जब हल्की होकर संवहन धाराओं के रूप में ऊपर उठती है तो वायुमंडल की ऊपरी परत में पहुंचने के बाद ये क्या करेगी, ये फैलने का काम करेगी और तापमान कम होने से ठंडी होती जाती है। तो परिणाम स्वरूप संघनन की क्रिया होती है और कपासी मेघों का निर्माण होता है। तो यहाँ कपासी मेघ कैसे बने? देखिए हवाएं जब संवहन धाराओं के रूप में ऊपर उठकर वो क्या करेगी, वो टेम्परेचर जहाँ के टेम्परेचर ऊपर वाला टेम्परेचर ठंडा होगा तो उस ठंडे टेम्परेचर में मिलकर वो क्या करेगी, फैलने का काम करेगी और इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, वहां पे संघनन की घटना होगी और कपासी मेघ बनेंगे। गरज तथा बिजली कड़कने के साथ क्या होता है, मूसलाधार वर्षा होती है। क्योंकि संघनन की जो क्रिया होती है वो हम ये कह सकते हैं यहाँ पे तेजी से होती है, क्योंकि जब हवाएं ऊपर उड़ती है और वहाँ के ठंडे टेम्परेचर से जब उसका मिलन होता है तो ठंडी और गर्म हवाओं की वजह से एक अवस्था उत्पन्न होती है और वहाँ की उष्मा, क्योंकि जहाँ पर ठंडी अवस्था ज़्यादा रहेगी तो वहाँ की जो उष्मा से ऊपर उठी हुई हवाओं जिसमें जल की अवस्थाएं थी उस हवाओं में वो संघनन की घटना घटित हो जाएगी और उससे कौन से मेघ बनेंगे, हमारे कपासी मेघ बनेंगे और जिससे
बिजलीधार और तेज मूसलाधार बिजली कड़कने वाली वर्षा होगी, लेकिन ये बहुत लंबे समय तक नहीं होती। इस प्रकार की वर्षा गर्मियों में या दिन के गर्म समय में प्राय होती है। ये विषुवतीय क्षेत्रों में, खासकर उत्तरी गोलार्धों के महाद्वीपों के भीतरी भागों में प्राय होती है। तो इसकी घटना और इसकी अवस्थाओं को आप समझ सकते हैं कि ये जो क्षेत्र है ये विषुवतीय रेखीय क्षेत्रों के अवस्थाओं में पाई जाती है, और महाद्वीपों के जो उत्तरी गोलार्ध की स्थिति में हम ये कह सकते हैं ज़्यादा वहाँ पे ये वर्षा होती है, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध हमारे क्या होते हैं, स्थल जल्दी गर्म हो जाते हैं। तो दिन के समय ये अवस्थाएं ज़्यादा बनती है। धरातल से जो हवाएं गर्म होकर ऊपर उड़ती है तो ऊपर के ठंडे तापमान से वो क्या करेगी, संघनन की घटना को पूर्ण करेगी और कपासी मेघ बनाएगी। पर्वतीय वर्षा, जब संतृप्त वायु की संहति पर्वतीय ढाल पर आती है तब यह ऊपर उठने के लिए बाध्य हो जाती है, तथा जैसे ही यह ऊपर की ओर उड़ती है तो संतृप्त वायु, देखिए संतृप्त वायु क्या होगी, अब आपने संतृप्त विलय समझ लिया था। संतृप्त वायु वो होगी जिसमें आप कह सकते हैं कि उष्मा की मात्रा को अब वो और ऑब्जर्व नहीं कर पाएगी, संतृप्त अवस्था आ जाएगी। जैसे कि हम संतृप्त विलयन की बात करते हैं, किसी गोल के अंदर कोई पदार्थ जब मिलाया जाता है, जब उसका विलयकरण किया जाता है तो एक अवस्था के बाद वो उसकी विलयन की रासायनिक क्षमता खत्म हो जाती है। तो इस अवस्था में क्या होता है कि वो जो शेष बचा हुआ रहता है वो उसको ग्रहण नहीं करती, उस विलयन को ग्रहण नहीं करती और ना ही उसको अपने हम विलयन में घोल पाती है। तो इसी अवस्था को हम संतृप्त अवस्था कहते हैं। तो संतृप्त वायु की सहती में जब पर्वतीय ढालों पर आती है तब ये ऊपर उठने के लिए क्या हो जाती है, बाध्य हो जाती है, क्योंकि उसमें पर्वतीय जो ढालों की अवस्था है, ढाल और यहाँ पे कई बल भी कार्य कर रहे होते हैं, जैसे कि गुरुत्वाकर्षण बल उसकी तरफ आकर्षित करेंगे नीचे की तरफ। तो ढालों की अवस्थाओं में क्या होती है, ढाल प्रवाह जो अवस्था रहती है तब ये ऊपर उठने के लिए बाध्य हो जाती है, और जैसे ही ये ऊपर की ओर उठती है तो ये फैलती है और तापमान गिर जाता है तथा आर्द्रता संघनित हो जाती है। और इस प्रकार की वर्षा का मुख्य गुण है कि ये पवनाभिमुख ढाल पर सबसे अधिक वर्षा करती है। तो ये वृष्टि छाया प्रदेश भी बना देती है। पवन जहाँ पे होगी, पवनों की अवस्थाओं के आधार पर पवनाभिमुख क्षेत्रों में ज़्यादा वर्षा करेगी, और इस भाग में वर्षा होने के बाद ये हवाएं दूसरे ढालों पर पहुंचती है और वह नीचे की ओर उतरती है तथा इसका तापमान बढ़ जाता है। तब उनकी आर्द्रता धारण करने की क्षमता भी बढ़ जाती है, और इस प्रकार प्रति पवन ढाल सूखे तथा वर्षा विहीन हो जाते हैं। तो जिस स्थान पर हम ये कह सकते हैं, जैसे कि ये पर्वतीय क्षेत्र है, मैंने आपको पहले भी बताया था, ये पवन विमुख अवस्था है, पवन विमुख या पवन सम्मुख भी कह सकते हैं। यहाँ पे क्या होता है, इन हवाओं का जब ये हम ये कह सकते हैं ये गर्म हवाएं हैं और ये समुद्र से जैसे कि पर्वतों की तरफ आई, वहाँ इनकी अवस्थाओं में संघनन की घटना घटित हो जाती है। संघनन का मतलब जल का ठोस से द्रव्य अवस्था में बदल जाना। तो ये हवाएं क्या करेगी, ये पर्वतीय ढाल इनको बाध्य करेगी ऊपर उठने के लिए, और जैसे ही ऊपर उठेगी तो ये टकराना, सम विमुख का मतलब होता है हवाओं का टकराना। तो टकराहट की वजह से यहाँ पे बारिश हो जाएगी। लेकिन जैसे ही ये ढाल की तरफ आएगी, ये पवन के जब विमुख हो जाएगी, पवन के प्रति ढाल की तरफ चलती है, तो यहाँ ये अपने जल को खाली कर चुकी होती है। तो ये गर्म अवस्था में वापस आ जाती है, और गर्म अवस्थाएं हमेशा क्या करेगी, इसको ऊपर की तरफ लेके जाएगी, और जैसे ही ये ऊपर की तरफ बढ़ेगी वहाँ पे इनका टेम्परेचर बढ़ता जाता है, और ये इनकी क्षमता के आधार पर ये ढाल की तरफ आकर्षित हो जाती है, और वहाँ ये वर्षा विहीन रह जाता है, जिसे हम वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं। वर्षा विहीन अवस्था रह जाती है। प्रति पवन भाग में स्थित क्षेत्र जिनमें कम वर्षा होते हैं उसे वृष्टि छाया प्रदेश कहा जाता है। यह पर्वतीय वर्षा या स्थलाकृत वर्षा के नाम से भी जानी जाती है। महाद्वीपों के भीतरी भाग के वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ने वाले भाग तथा उच्च अक्षांशों वाले क्षेत्रों में प्रति वर्ष 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। वर्षा का मौसमी वितरण इतना प्रभाविता को समझने का एक महत्वपूर्ण पहलू है। कुछ क्षेत्र जैसे कि विषुवतीय पट्टी या ठंडे समशीतोष्ण प्रदेशों में वर्षा पूरे वर्ष होती रहती है। तो जिसका कहीं ना कहीं कारण ये होता है कि वहाँ का टेम्परेचर कहीं घटता ही नहीं है। आपको पता होगा भूमध्य सागर पर आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट, सदाबहार जिसे हम कहते हैं सदाबहार वन, ये बहुत ही ऊंचे ऊंचे वन होते हैं, और ये वनी क्षेत्र जो होते हैं यहाँ सूर्य का प्रकाश भी नहीं पहुँच पाता, और सबसे बड़ी बात जो हमारा कोरियोलिस फोर्स है वो वहाँ पे शून्य रहता है। इसी अवस्था में क्या होती है, हवाओं का क्षैतिज जो अवस्थाएं रहती है, क्षैतिज अवस्थाएं नहीं बनती, सवन अवस्थाओं के रूप में जैसे ही वो ऊपर उठती है तो उनमें टकराहट की वजह से, या हम कह सकते हैं दोपहर के समय की जलवायु बहुत ही ज़्यादा रहती है, और जैसे ही स्थल गर्म की अवस्था रहती है तो 2 बजे के लगभग यहाँ पे बहुत तेज़ बारिश होती रहती है। तो रेगुलर होने वाली यहाँ पे वर्षा की स्थिति यहाँ पे दिखाई देती है।
अब हम बात करेंगे जो हमारे संसार में वर्षा का वितरण। तो वर्ल्ड में हमारे वर्षा वितरण किस प्रकार से होता है उसके बारे में कुछ कॉन्सेप्ट समझेंगे। और ये हमारा जो पॉइंट है, यहाँ पे आपको जो रेखाएं दिख रही है, जैसे कि आपको पता होगा हमने समताप रेखाएं पढ़ी थी, समताप रेखाओं के बारे में भी समझा था। ये है हमारी समवर्षा रेखा, समवर्षा रेखा। इस समवर्षा रेखा के द्वारा ही विश्व के मानचित्र पर वर्षा का वितरण दर्शाया जाता है। तो समवर्षा रेखा द्वारा ही सभी क्षेत्रों में हम कह सकते हैं कि जो वर्षा का वितरण होता है वो समवर्षा रेखा द्वारा पूरे क्षेत्र के वितरण को दर्शाया जाता है। तो यहाँ पे आपको एक दिखाई दे रहा होगा, देखिए ये हमारा 0 डिग्री इक्वेटर है। इक्वेटर के उत्तरी गोलार्ध में नॉर्थ साइड, ये हमारा साउथ साइड। यहाँ हमारा क्या है, जल क्षेत्र ज़्यादा है और यहाँ हमारे स्थलखंड ज़्यादा है। तो ऑब्वियस है स्थल की अवस्था हमें पता है, ये जल्दी गर्म हो जाते हैं, जल्दी गर्म, और ये देरी से गर्म। तो हवाओं पर जब हमने हवाओं का वितरण देखा था तो हमने ये कहा था कि जो हवाओं की दशाएं बनती है या वायु राशियाँ जो बनती है समताप रेखाओं के समानांतर जो वायु राशियाँ रहती है, तो हमने ताप प्रवणता के आधार पर इन क्षेत्रों को बांटा था। और हमने ये कहा था कि जो जल की वायु राशियाँ होगी वो भिन्न प्रकार की होगी और स्थल की वायु राशियाँ अलग प्रकार की होगी। तो ये हवाएं जो क्या होती है, स्थल समीर, और हमने समुद्र समीर देखा होगा। तो ये स्थल से, जैसे कि ये हमारा समुद्र क्षेत्र है, ये हमारा भारत है, ये हमारा समुद्री क्षेत्र है। तो समुद्री क्षेत्र से हवाएं प्रवाह करके स्थल की तरफ जाती है, तो ये क्या करेगी, इनमें आर्द्रता रहेगी, नमी रहेगी, और ये नमी वाली हवाएं अंदर की तरफ प्रवेश करेगी, अंदर की तरफ प्रवेश करके ये वर्षा का कारण बनेगी। तो यहाँ पे जो वर्षा के कारण की जो रेखाएं या इसका प्रभाव क्या होता है, इसका प्रभाव जल के क्षेत्र पर भी पड़ता है। तो आपने एक चीज़ नोटिस कीजिए, जहाँ नमी ज़्यादा होगी वहाँ पे वर्षण भी ज़्यादा होगा। तो समुद्री इलाकों में हम ये कह सकते हैं महासागरों के क्षेत्रों में आपको ज़्यादा वर्षा देखने को मिल सकती है। और 0 डिग्री इक्वेटर पर वर्षा होने के कई कारण हैं जिसको हम पहले ही पढ़ चुके हैं, एक एक कॉन्सेप्ट पर बात की है हमने। तो यहाँ पे अलग अलग देखिए समताप वर्षा रेखा जो आपकी यहाँ बन रही है, इन क्षेत्रों में कितने सेंटीमीटर रेखाओं पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वर्षा हो रही है, यहाँ पे 50 डिग्री। यहाँ आपको स्थल खंड में कम दिखाई देगी, जबकि आप समुद्र की तरफ या फिर महासागरों की तरफ देखेंगे तो आपको ज़्यादा वर्षा दिखाई देगी। तो एक साल में पृथ्वी की सतह पर अलग अलग भागों में होने वाली वर्षा की मात्रा भिन्न भिन्न होती है तथा ये अलग अलग मौसमों में भी होती है। तो एक जगह पे हम ये नहीं कह सकते कि 250 सेंटीमीटर अगर वर्षा हो रही है तो उतनी ही वर्षा हमारी अन्य क्षेत्रों में भी होगी, ये पॉसिबल नहीं है। विभिन्न स्थलाकृतियाँ हम ये कह सकते हैं, ऊंचावच या पृथ्वी की एक धरातल की अवस्थाएँ, कई चीज़ें उस पर डिपेंड करती है और वहाँ के मानसून में वहाँ की वर्षा के क्षेत्र पर प्रभाव डालती है और अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग सेंटीमीटर की वर्षा रेखाएं पाई जाती हैं। सामान्य तौर पर जब हम विषुवत से ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो वर्षा की मात्रा धीरे धीरे घटती जाती है। तो विषुवत से आप ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो आपकी वर्षा की मात्रा घटती जाएगी। विश्व के तटीय क्षेत्रों में महाद्वीपों के भीतरी भागों में अपेक्षाकृत अधिक वर्षा होती है। तो तटीय क्षेत्रों में तथा महाद्वीपों के जो अंदर वाले क्षेत्र हैं, क्योंकि वहाँ पर नदियाँ आपको दिखाई देगी, नदियाँ होगी, जल होंगे, तालाब होंगे, तो उससे ही वह अवशोषण करेगी जल का और उसी से वापस पुनः पृथ्वी पर लौटाएगी। तो विश्व के स्थलीय भागों की अपेक्षा महासागरों के ऊपर वर्षा अधिक होती है, क्योंकि जल से आर्द्रता वो ज्यादा ग्रहण करती है, क्योंकि वहां पानी के स्रोत की अधिकता के कारण वाष्पीकरण की क्रिया क्या होती रहती है, लगातार होती रहती है। तो आपसे यहाँ पे कारण पूछा जा सकता है कि क्या कारण है महाद्वीपों में आपके कम वर्षा होती है और महासागरीय क्षेत्रों में ज्यादा वर्षा होती है। तो अपेक्षाकृत महासागरों में ज्यादा जल होता है, इसीलिए वाष्पीकरण की क्रिया क्या रहती है, लगातार होती रहती है, जिसकी वजह से हमारे महासागरीय क्षेत्रों में ज्यादा वर्षा पाई जाती है। विषुवत से 35 डिग्री से लेकर 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य पूर्वी तटों पर बहुत अधिक वर्षा होती है तथा पश्चिम की तरफ ये घटती जाती है। तो जब आप पूर्वी तटों की तरफ जाएंगे तो महाद्वीपों के क्षेत्रों में आपको ज़्यादा हम ये कह सकते हैं पूर्वी क्षेत्रों में ज़्यादा वर्षा होती है और पश्चिमी तटों की तरफ या पश्चिम के क्षेत्र में घटती जाती है। लेकिन विषुवत से 45 से लेकर 65 डिग्री उत्तरी अक्षांश व दक्षिणी के बीच पछुआ पवनों के कारण सबसे पहले महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर वर्षा होती है तथा यह पूर्व की तरफ घटती जाती है।
गया। अब इसको हम एक डायग्राम और एक कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे। पहले हम पैराग्राफ को अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं, देन हम हमारे नोट्स पे बात करेंगे। इसके चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। वर्ल्ड में वर्षा का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, हम उसको ग्लोब पे डिस्ट्रीब्यूट करके एक एक अक्षांशों पर बात करेंगे कि कितने अक्षांशों पर, कितने डिग्री पर, कितनी कौन सी वर्षा रेखा की पेटी पाई जाती है। जहां भी पहाड़ तट या समानांतर होंगे वहां वर्षा की मात्रा पवन के विमुख तटीय मैदानों में अधिक होगी या प्रति पवन दिशा की तरफ घटती जाती है। तो ये वृष्टि छाया प्रदेशों को भी बनाती है। वार्षिक वर्षण की कुल मात्रा के आधार पर विश्व की मुख्य वर्षण प्रवृत्ति को निम्नलिखित रूपों से पहचाना जा सकता है। एक तो विषुवतीय पट्टी, शीतोष्ण प्रदेशों के पश्चिमी तटीय किनारों के पास के पर्वतों के वायु के ढाल पर तथा मानसून वाले क्षेत्रों के तटीय भागों में वर्षा बहुत अधिक होती है, जो कि प्रति वर्ष 200 सेंटीमीटर से ऊपर होती है। तो वर्षा का डिस्ट्रीब्यूशन हमें 250 सेंटीमीटर से लेकर 2500 सेंटीमीटर तक यहाँ पे बांटा गया। मिलीमीटर तक की पर ईयर पे ये मापा गया है। तो मिलीमीटर के हिसाब से 250 सेंटीमीटर के आधार पर पूरे वर्ल्ड के मैप में हम ये डिस्ट्रीब्यूशन एक्सप्लेन करेंगे। महाद्वीपों के आंतरिक भागों में प्रति वर्ष 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है और महाद्वीपों के तटीय क्षेत्रों में भी वर्षा की मात्रा मध्यम होती है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में केंद्रीय भाग तथा शीतोष्ण क्षेत्रों के पूर्वी एवं भीतरी भागों में वर्षा की मात्रा 50 से 100 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा तक पाए जाते हैं। महाद्वीपों के भीतरी भागों में वृष्टि छाया क्षेत्रों में पड़ने वाले भागों तथा ऊंचे अक्षांशों वाले क्षेत्रों में प्रति वर्ष 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। वर्षा का मौसमी वितरण उसकी प्रभाविकता को समझाने का एक महत्वपूर्ण पहलू है। कुछ क्षेत्रों जैसे कि विषुवतीय पट्टी तथा ठंडे समशीतोष्ण प्रदेशों में वर्षा पूरे वर्ष होती रहती है। अब ये सारी चीजें हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा वर्षा का डिस्ट्रीब्यूशन, उसको हम समझेंगे एग्जैक्ट वर्ल्ड के मैप के हिसाब से, अक्षांशों के आधार पर समझेंगे। सारी चीज़ों को हम बहुत ही अच्छे से कवर करेंगे। देखिए वर्षा का वितरण कैसे होता है। वर्षा की अगर हम बात करते हैं या वर्षा के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो हम एक ग्लोब की अवस्था को समझते हैं। सबसे पहले यही हमारी पृथ्वी है। जस्ट अ मिनट, इसको हम इरेज कर देते हैं। ये देखिए हम ये कह सकते हैं ये हमारी पृथ्वी है। क्लियर है। तो अब हम बात कर रहे हैं कि पृथ्वी पर दो तरह की काल्पनिक रेखाएं बनती हैं। एक रेखा आपकी अक्षांश, एक काल्पनिक रेखा है आपकी दिशांतर। जब हम हवाओं का डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं तो हम सबसे पहले अक्षांश रेखाओं के बारे में उसको बांटते हैं। अक्षांश रेखाओं के आधार पर पेटियों को बांटा जाता है। तो उसी प्रकार से हम जब वर्षा का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, वर्षा के वितरण की बात करेंगे, तब हम अक्षांश रेखाओं की ही बात करेंगे। तो उसमें हम जस्ट अ मिनट, ये हमारा 0 डिग्री भूमध्य रेखा। और जैसे जैसे हम ग्लोब की तरफ बढ़ रहे हैं हमारे अक्षांश क्या हो रहे हैं, छोटे होते जा रहे हैं। ये हमारे अक्षांश, ये हमारा साउथ पोल, ये हमारा नॉर्थ। ये हमारा साउथ, ये है हमारा नॉर्थ। ये हमारे पृथ्वी है। इसकी अवस्थाओं के जब डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाती है तो जैसे हमने पेटियों को बांटा था उसी के आधार पर हमने वायु को बांटा है। उसी के आधार पर हम वर्षा का वितरण करेंगे। सभी जगह पर भिन्न भिन्न प्रकार की वर्षा पाई जाती है। तो 6 पेटियों के आधार पर हम वर्षा को बांटेंगे। तो 6 पेटियां कौन कौन सी हैं? देखिए सबसे पहली पेटी है हमारी विषुवतीय रेखीय अत्यधिक वर्षा की पेटी। यहाँ पे ये जो 10 डिग्री अक्षांश तक है, जो एवरेज आपकी 10 डिग्री अक्षांश तक पाई जाती है, वो आपकी कौन सी है? विषुवतीय पेटी। अब आपको ग्लोब में इसको समझना पड़ेगा, विषुवतीय रेखीय पेटी। और यहाँ पे वर्षा कितनी होती है? एवरेज 200 सेंटीमीटर के लमसम आपकी वर्षा पाई जाती है। तो 0 डिग्री से उत्तरी अक्षांश से और दक्षिणी अक्षांश की तरफ 10-10 डिग्री जब वो क्षेत्र होगा, वो आपका कौन सा क्षेत्र होगा? विषुवतीय रेखीय अत्यधिक वर्षा वाली पेटी वाला क्षेत्र होगा। तो यहाँ पे जैसे नॉर्मली हम कह सकते हैं दक्षिणी अमेरिका का क्षेत्र होगा, कांगो का क्षेत्र आ जाएगा, कांगो बेसिन जो अफ्रीका में है, मेडागास्कर का क्षेत्र है। तो यहाँ पे आपकी वर्षा बहुत अच्छी दिखाई देती है और वर्षा की मात्रा यहाँ पे 175 से लेकर 200 सेंटीमीटर
के आसपास होती है। और सबसे स्पेशली बात यह है कि समवहनीय वर्षा का उदाहरण है, और यहाँ पे समवहनीय वर्षा होती है दोपहर के समय, यहाँ पे बहुत अच्छी वर्षा होती है। तो समवहनीय वर्षा हमने विषुवतीय क्षेत्रों में ही पढ़ी थी। तो समवहन वर्षा का क्षेत्र और विषुवतीय रेखीय पेटी वाला क्षेत्र, ये हमारा पहला पेटी। दूसरी पेटी हमारी व्यापारिक पवनों की वर्षा पेटी। देखिए हमने जब पवनों को बांटा था तो व्यापारिक पेटी, पछवा पवने और ध्रुवीय पवने, इन तीनों की अवस्थाओं को हमने पृथ्वी पर बात की थी। तो व्यापारिक पेटी वाले जो क्षेत्र है वहां पे आपको 10 से लेके 20 डिग्री तक आपकी व्यापारिक पेटी वाला क्षेत्र होगा। 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच का क्षेत्र हमारा व्यापारिक पेटी के पवनों वाला क्षेत्र कहलाएगा। और व्यापारिक हवाओं में महाद्वीपों के पूर्वी भागों में अधिक वर्षा होती है और पश्चिमी भागों में प्राय कम अवस्था में बारिश होती है। तो व्यापारिक पेटी के पूर्वी जो क्षेत्र होंगे, ये हमारा ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। तो यहाँ अगर हम बांटें तो ये है हमारा ईस्ट, ये है हमारा वेस्ट। तो यहाँ हमारे पूर्वी क्षेत्रों में महाद्वीपों के पूर्वी भागों में अधिक वर्षा होती है एवं प्राय पश्चिमी भागों में कम वर्षा होती है। तो महाद्वीप हमारे जो भी कॉन्टिनेंट होंगे, इनके पूर्वी क्षेत्रों में ज़्यादा वर्षा पाई जाएगी और पश्चिमी क्षेत्रों में कम वर्षा होगी। इसे हम मानसूनी वर्षा भी कहते हैं। और ये उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, यहाँ ये हमारी उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, यानी ये हमारी क्लॉकवाइज और नीचे वाली होगी हमारी एंटी क्लॉकवाइज की अवस्था में। तीसरी है हमारी उपोष्ण कटिबंधीय न्यून मानसून पेटी, जो आपकी 20 से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 20 से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच की पेटी होगी। इन अक्षांशों के बीच कम वर्षा होती है क्योंकि उपोष्ण उच्च पेटी बनती है। यहाँ पे जब हाई प्रेशर बेल्ट बनता है तो हाई प्रेशर बेल्ट की वजह से क्या होगी, हवाएं नीचे की तरफ बैठने की प्रवृत्ति रखती है, जिससे प्रति चक्रवात बनते हैं। तो प्रति चक्रवात के कारण यहाँ पे कम वर्षा की संभावना रहती है और मैक्सिमम औसत वर्षा यहाँ पे 25 सेंटीमीटर के आसपास ही होती है। तो हम ये कह सकते हैं जो हमारे उष्ण मरुस्थलीय क्षेत्र हैं, जैसे कि सहारा का मरुस्थल क्षेत्र, इसके पश्चिमी भागों में यहाँ पे, क्योंकि हमने कहा था कि महाद्वीपों के पूर्वी भागों में अपेक्षाकृत ज्यादा वर्षा होती है पश्चिमी भागों की बजाय, तो यहाँ पे पश्चिमी क्षेत्र में जो भी हमारे मरुस्थलीय प्रदेश होंगे उसमें हमारी कौन सी पेटी पाई जाएगी, उपोष्ण कटिबंधीय न्यून वर्षा पेटी। चौथी है हमारी भूमध्य सागरीय वर्षा पेटी, जो कि आपकी 30 डिग्री से लेकर 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य पाई जाती है। और पश्चिम समुद्र तटीय भाग यहाँ पे, जैसे कि यूएसए का कैलिफोर्निया हो गया, अफ्रीकन दक्षिणी पश्चिमी हो गया, ऑस्ट्रेलिया के शामिल, यहाँ पे शीतकाल में पछुआ पेटियों से वर्षा ग्रीष्म ऋतु तक 50 से 100 सेंटीमीटर या चक्रवाती वर्षा यहाँ पे पाई जाती है भूमध्य सागरीय वर्षा पेटी में। फिर है हमारी पांचवी मध्य अक्षांश से अधिक वर्षा की पेटी। तो इस पेटी में क्या होता है, 40 से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 40 से 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य ये पेटी पाई जाती है और महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में ये अधिक वर्षा करती है। और महाद्वीपों के पश्चिम में, जैसे कि हमने कहा था, लौटते हुए मानसून का भी ये प्रभाव इसे हम कह सकते हैं। तो इसमें दक्षिणी गोलार्धों में ज़्यादा वर्षा होती है क्योंकि जल क्षेत्र होता है, और ध्रुवीय पवने और पछुआ पवनों के मिलने से यहाँ पे कौन सी वर्षा होती है, चक्रवाती वर्षा होती है। तो चक्रवाती वर्षा किन क्षेत्रों में होती है, मध्य अक्षांश से अधिक वर्षा। एवरेज वर्षा यहाँ पे 100 से लेके 125 सेंटीमीटर के लमसम होती है। इसमें कौन कौन से क्षेत्र आ जाएंगे, इसमें आपके क्षेत्र होंगे यूरोप हो गया, यूएसए हो गया, दक्षिणी चिली वाले क्षेत्र पाएंगे। सामान्य तौर पर ये क्षेत्र डिस्ट्रीब्यूशन है जो 6 भागों में बांटा गया है। छठा है हमारा ध्रुवीय निम्न वर्षा पेटी। इस पेटी का विस्तार 60 डिग्री के ध्रुवीय क्षेत्रों के आसपास होगा। वर्षा की मात्रा घटती जाती है। वर्षा हिमपात के रूप में औसत 25 सेंटीमीटर के लमसम वर्षा पाई जाएगी। तो अब इसके डिस्ट्रीब्यूशन को हम समझते हैं। जस्ट अ मिनट। एक एवरेज मान लेते हैं हम। ये हमारी पृथ्वी पर है। तो पृथ्वी पर जो वर्षा हो रही है, यहाँ क्लियर कर देते हैं एक बार। ये हमारा 0 डिग्री, 10, 20, 30, 40, 50,
आई थिंक लाइनें छोटी बनानी पड़ेगी ताकि हम डिस्ट्रीब्यूशन को अच्छे से समझ पाएँ। यहाँ ये हमारी 0 डिग्री, एवरेज हम डिस्ट्रीब्यूट 10, 20, 30, 40, 50, 60 के लमसम, 10, 20, 30, 40, ये हमारी 50 और ये 60 डिग्री। इन क्षेत्रों में हमने कितनी पेटियां बांटनी है? 6 वर्षा पेटी। सबसे पहले अगर हम पेटी की बात करें, ये है हमारी विषुवत-रेखीय अत्यधिक वर्षा पेटी जो कि आपके दक्षिणी अक्षांशों में पाई जाती है। यहाँ से वर्षा होगी आपकी 100 सेंटीमीटर के लमसम होगी। तो ये आपकी वर्षा पेटी पहली फर्स्ट, और वर्षा कितनी होगी आपकी 100 से 200 सेंटीमीटर के लमसम वर्षा पाई जाएगी। क्लियर है? इसका आप फिर डायग्राम का स्क्रीनशॉट लेके अपने नोट्स में भी इसको अपडेट कर दीजिएगा। दूसरी हमारी जो वर्षा पेटी है वो है आपकी 20 डिग्री अक्षांशों के बीच पाई जाती हैं। औसत वर्षा यहाँ पे जो रहेगी मानसूनी वर्षा के रूप में रहेगी। एवरेज हम ये कह सकते हैं 175 से ये आपकी दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी और ये आपकी छठी वर्षा पेटी। यहीं पे आपकी 2, 3, 4, 5 और 6 ऐसे करके आपको ऐसे ही डायग्राम बनाना है। उसके बाद आपको जितने वर्षा का डिस्ट्रीब्यूशन है इधर और इधर उनका नाम लिख लेना है। तो ये आपका होमवर्क है आज का। आप एक ग्लोब बनाएंगे और इन 6 पेटियों का डिस्ट्रीब्यूशन उनके अक्षांश विस्तार के आधार पर करेंगे। नीचे भी यही रहेगा। तो नीचे के आधार पर और उन क्षेत्रों में पर्टिकुलर कौन कौन से नाम है मैंने नोट्स में बना दिए हैं। ये नोट्स आपको अपडेटेड मिल जाएंगे। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो एक बार स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। क्लियर है? आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इस नोट्स को अपनी नोटबुक में अपडेट कर दें। सो ये हमारे पॉइंट्स थे। डिस्ट्रीब्यूशन हमने विश्व के वर्षा के वितरण को एक अच्छे से छोटे से, क्योंकि छोटा ही कॉन्सेप्ट है, हो सकता है आपका क्वेश्चन बन सकता है, तो इसमें हम हमारे ज़्यादा डिटेल्स हम नहीं करेंगे। हालांकि ये सीनियर क्लासेस में जैसे आप आएंगे तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहते हैं, तो सारी चीज़ें आप अच्छे से वहाँ पर समझ पाएंगे। तो आई थिंक ये चैप्टर हमारा बहुत शॉर्ट एंड स्वीट लेवल पर कंप्लीट हो गया। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, कुछ डाउट नहीं रहे होंगे। सो इसी जर्नी को हम और आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट चैप्टर में बहुत ही एनर्जी से के साथ स्टडी करेंगे। सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में। तब तक अपना ध्यान रखिए, अच्छे से स्टडी कीजिए। टेक केयर योरसेल्फ। गुड बाय।